हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रत्येक दिन की भांति आज भी एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग का अध्ययन का बिंदु है कृषि आगत। आज हम लोग का जो अध्ययन का बिंदु है वह है कृषि आगत। इसके पहले कि हम लोग पढ़ाई को प्रारंभ करें, आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। मेरा यह चैनल विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध चैनल है। मैं इसके माध्यम से आप तक विभिन्न प्रकार के जो सामान्य अध्ययन के टॉपिक हैं वह आप तक उपलब्ध करवाता हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में उसका लिंक दे देता हूं, आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग का जो अध्ययन का बिंदु है वह है कृषि आगत। भारत का जो कृषि उत्पादन क्षमता है वह इस बात पर ही निर्भर करता है कि किस प्रकार से कृषि आगत जो इनपुट्स है वो क्या है। भारत में जो इनपुट्स है, भारत में जो कृषि आगत है उसकी क्या दशा है। कृषि आगत के प्रयोग से ही, कृषि में इनपुट्स के प्रयोग से ही हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है। इसमें जब हम स्वतंत्र हुए तो सबसे पहला हमारे सामने समस्या था वह था खाद्यान्न का, कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त कर सके। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त करें जब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं थे, तो जिसके कारण बहुत से जिल्लत का जीवन जीना पड़ता था। आज हम अपने खाद्यान्न के क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भर है। 1960 के दशक में हुआ यूं कि नॉर्मन बोरलॉग जो मैक्सिको अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने HIV की खोज की। HIV अर्थात उच्च उत्पादकता वाले पौधे, उच्च उत्पादकता वाले पौधे के प्रयोग के कारण हमारे उसका जब हमने भारतीय संस्करण तैयार किया 1960 के दशक में, जब इस HIV का प्रयोग किया गया तथा विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के प्रयोग के कारण हमारी उत्पादन क्षमता में अचानक तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई। जब हमने हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो कृषि क्षेत्र था, जहां हम परंपरागत तरीके से खेती करते थे, उसमें हमने बीज के रूप में HIV का प्रयोग किया, सिंचाई साधन बढ़ाया, मशीनीकरण किया, उर्वरक का प्रयोग किया, कीटनाशक का प्रयोग किया, जिसके कारण हमारे यहाँ कृषि की उत्पादन क्षमता में असातीत बढ़ोतरी हुई, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। यह खासकर गेहूं में हुई थी। गेहूं तथा धान अनाजों के उत्पादन में तीव्र गति बढ़ोतरी हुई, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस तीव्र गति से हमारी जनसंख्या की वृद्धि हुई है, या विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ जो उत्पादन क्षमता है कृषि का वह बहुत ही कम है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि जहां चीन में 5800 केजी प्रति हेक्टेयर है, USA में 7000 केजी प्रति हेक्टेयर है, वहीं इंडिया में 2800 केजी प्रति हेक्टेयर है। हमारे यहाँ उत्पादन क्षमता बढ़ाने की भी बहुत गुंजाइश है,
हम यदि इनपुट्स को बढ़ाएं तो हम हमारी उत्पादन क्षमता में तीव्र गति से बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि 58,000 केजी की तुलना में हमारे यहाँ 2800 केजी बहुत ही निम्न उत्पादकता है। हमारे पास यह क्षमता है कि हम खाद्यान्न में बढ़ोतरी करें। तो कृषि आगत क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हम प्रयोग करते हैं, इस बात की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। कृषि आगत में जो सबसे पहला है वह है कि कैसे क्या क्या हम लोग प्रयोग करते हैं। हमारे चूंकि जो कृषि है वह उद्योग नहीं है, यह एक जीवन, अधिकांश कृषि क्षेत्र हमारा जीवन निर्वाह का एक साधन है। जीवन निर्वाह का साधन होने के कारण यहाँ उस प्रकार से कृषि नहीं हो पाती जिस प्रकार से यूरोपीय देशों या अमेरिका और चीन में होता है। इस कारण हमारे यहाँ उतना कृषि आगत नहीं लगाई जाती, इनपुट्स नहीं लगाए जाते। पहला इसमें है उन्नत किस्म के बीज। उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज के प्रयोग के कारण जब 1960 के दशक में उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग हुआ, HYV बीजों का प्रयोग किया गया, जिस हाई यील्डिंग प्रोडक्ट का हम यूज किए, तो जिसके कारण उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी हुई। लेकिन वह उत्पादन की क्षमता जिस प्रकार से और बढ़नी चाहिए थी उस गति से नहीं बढ़ी, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में आज एक स्थिरता आ गई है, जड़पन आ गई है। इस जड़पन को कैसे खत्म किया जाए, इस स्थिरतापन को कैसे खत्म किया जाए, दूसरी हरित क्रांति कैसे लाई जाए, यह भारतीय सरकार के सामने, तो या राज्य सरकारों के सामने यक्ष प्रश्न है। चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न चाहिए। उदाहरण के तौर हम देख सकते हैं, जब हमारी जो कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ती है वह समांतर श्रेणी में बढ़ती है, पैरेलल श्रेणी में बढ़ती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, जबकि हमारे यहाँ जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। 2, 4, 8, 16, यह जनसंख्या वृद्धि के कारण यह जनसंख्या विस्फोट की आ जाएगी। यह गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ने के कारण, गुणोत्तर श्रेणी में जब यह जनसंख्या बढ़ती है तो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ने के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराया जा सके, यह हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है। इस यक्ष प्रश्न को सुलझाना ही होगा। इस कारण हम अपने कृषि उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाई जाए, इस बात पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। हम जब बात करते हैं उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग में, तो जब हमारे अधिकांश किसानों की जो जीवन निर्वाह सामंती किसान हैं, छोटे सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, तो छोटे और सीमांत किसानों के कारण उनके लिए बीज का खरीदने की क्षमता बहुत कम होती है। हम एक अनुमान के अनुसार, ICAR के रिपोर्ट के अनुसार, यदि हम 20 से 25% यदि हम उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करते हैं तो 20 से 25% उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो यह उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, यह इस बात पर निर्भर करती है कि बीज की गुणवत्ता कैसी है। और बीज की गुणवत्ता देखने के लिए सबसे पहला है कि जो बीज मार्केट में उपलब्ध होती है वह किस गुणवत्ता की बीज है। गुणवत्ता बीज की प्रायः देखा जाता है, किसान पूंजी भी लगाया और उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, जिसके कारण किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले सरकार के सामने या कृषि विश्वविद्यालय या ICAR देखना होगा इन्हें कि जो बाजार में बीज उपलब्ध है उनकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है। इसके लिए नियामक संस्था बनाए जाने की जरूरत है। नियामक संस्था इस बात को रेगुलेट करे कि बीज की उपलब्धता
जो बाजार में बीज उपलब्ध है वह उच्च उत्पादकता वाली है या नहीं है, इनका समय समय पर इनकी टेस्टिंग होती जानी चाहिए। अन्यथा किसान ठगे से महसूस करते हैं, वह बीज भी लगाते हैं और उससे उनकी उत्पादकता भी नहीं बढ़ती। तो सबसे पहला उनकी गुणवत्ता को देखी जानी चाहिए। दूसरा है बीज खरीदने की क्षमता। अधिकांश जो किसान हैं वह छोटे तथा सीमांत किसान हैं, जिसके कारण बीज खरीदने की क्षमता उनमें नहीं होती। सरकारों को चाहिए कि बीज की लागत कम करके उन्हें डीबीटी के माध्यम से सहायता पहुंचाकर बीज खरीदने की उनकी क्षमता बढ़ाए, ताकि बीज का प्रयोग, उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग सभी किसान साधारण तौर पर कर सके। तीसरी है उपलब्धता। उपलब्ध बीज कितने मात्रा में उपलब्ध है, प्राय किसानों को बीज उपलब्ध भी नहीं हो पाता। यदि किसान के पास उपलब्ध भी है तो वह बीज सही ढंग का नहीं हो पाता। तो उपलब्धता के मामले में निजी तथा सरकारी दोनों सेक्टरों से प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा ला करके बीज अच्छे ढंग से बाजार में उपलब्ध कराई जा सकती है। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। यदि बीज अच्छे ढंग से उपलब्ध होंगे तो लोग उसको प्रयोग करेंगे, जिससे हमारी जो उत्पादन क्षमता है ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। डी है जो बीजों के विकास के लिए अनुसंधान तथा प्रयोग। हम जो बीज का विकास कर रहे हैं वह कितना अच्छे ढंग से बीज का विकास हो रहा है। जितने भी, चाहे वह ICAR हो, कृषि विश्वविद्यालय हो या अन्य अनुसंधान संस्थान, सब मिल करके बीजों के विकास पर ध्यान दें तथा विदेशों से आयातित बीजों का भारतीय संस्करण किस प्रकार से तैयार किया जाए, इसके संबंध में व्यापक शोध होनी चाहिए, जिससे बीजों के उत्पादन, बीजों की गुणवत्ता ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके और बीजों का प्रयोग किया जा सके। जब यह इस तरह का बीजों का प्रयोग किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे यहाँ उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अगला है जो जीव पौधे हैं, अनुवांशिक रूप से परिष्कृत फसलें हैं तथा बीज है, उन संदर्भ में जो विवाद है उनको कम समय में दूर किया जाना चाहिए। आने वाले समय में सभी लोगों को यह इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो उत्पादन क्षमता है वह बढ़ सके। दूसरा पॉइंट है वह है सिंचाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने सालों के बाद भी आज भी हम कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 33.9% भाग ही हमारे भारत में सिंचित क्षेत्र है। आज भी हमारे यहाँ मात्र 33.9% ही सिंचित क्षेत्र है। अधिक और लगभग 66% जो जमीन है, 2/3 जो जमीन का हिस्सा है वह क्या है, वह 2/3 जमीन का हिस्सा जो हमारे यहाँ है वह असिंचित मानसून पर निर्भर है, असिंचित क्षेत्र है। असिंचित क्षेत्र होने के कारण काफी परेशानी होती है। किसान मानसून पर निर्भर होता है, यदि बारिश होती है तो फसल होती है, अन्यथा फसल नहीं हो पाती। हमारे यहाँ की जो सिंचाई प्रणाली है वह भी वैज्ञानिक परिष्कृत सिंचाई प्रणाली नहीं है। हमारे यहाँ सिंचाई प्रणाली स्रोत जल विधि से की जाती है, जिसमें हम खेत में पानी डाल देते हैं और वह उसमें बहुत 2/3 पानी बर्बाद हो जाती है। तो यदि हम उस अपनी सिंचाई प्रणाली को ड्रिप तथा स्प्रिंकलर, ड्रिप तथा
सिंचाई प्रणाली के माध्यम से हम सिंचाई प्रणाली को सुधार सकते हैं। हम बहुत आने वाले युग में इस युग में पानी की उपलब्धता कम है, अब ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन करना है, तो सिंचाई में हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। हमें भारत सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना का उद्देश्य है कि हर जल कण दे अपार अन्न। हर जल कण दे अपार अन्न। अधिक से अधिक जल का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सके, इस योजना का उद्देश्य है। जब इस योजना के माध्यम से यदि हम सिंचाई करेंगे तो हमारे यहाँ अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। यह सिंचाई योजना बड़ी अच्छी योजना है। इसका प्रयोग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हुआ भी है, जिसमें अच्छे परिणाम आए हैं। इस सिंचाई प्रणाली को ही व्यापक तौर पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है मशीनीकरण। हमने मशीनीकरण, हमारे यहाँ की जो खेती है वह परंपरागत किस्म की खेती है। परंपरागत किस्म की खेती होने के कारण मिट्टी जो तैयार की जाती है या जो फसल गहाई की जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा किसानों को परिश्रम करना पड़ता है। ज्यादा परिश्रम करने के कारण एक तरफा कृषि के क्षेत्र से एक तरफा पलायन जारी है। लोग एक शहरों की ओर दूसरे रोजगारों की खोज में पलायन कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में हमारे यहाँ परंपरागत कृषि होने के कारण कृषि मजदूरों की कमी हो गई है। कोई भी कृषि में काम नहीं करना चाहता, तो इसे हम और सेवा क्षेत्र या अन्य उद्योगों के भारतीय क्षेत्र में विकास के कारण जब वहां से उपलब्धता रोजगार ज्यादा उपलब्ध हो रहा है, तो कृषि क्षेत्र को छोड़कर के दूसरे क्षेत्र में लोग जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ एक रिक्ति आ रही है। अधिकांश जो चाहे कृषि कार्यों में हमारे यहाँ हम देखते हैं कि महिलाएं लगी हुई हैं। इन ये महिलाएं ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। इनकी जीवन को सुधारने के लिए, इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है को सुधार करने के लिए इन्हें कम परिश्रम लगे, इसके लिए मशीनीकरण अत्यंत ही आवश्यक है। आज भी हमारे यहाँ भारत में जो 2015-16 की जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार मिट्टी तैयार करना और पीने योग्य और जो बोने योग्य भूमि तैयार करने में 40% ही कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बीज बोने और रोपाई में 29%, बीज बोने तथा रोपाई में 29%। इसी प्रकार पौधा के संरक्षण कार्य में पौधा के संरक्षण कार्य में 34% तथा फसल कटाई से लेकर गहाई तक में 60%, खासकर ये सिर्फ गेहूं तथा धान के मामले में, अन्य फसलों में यह सिर्फ 5% यूज किया जाता है, जिसके कारण यह बहुत ही
ज़्यादा भार पड़ता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनीकरण मशीन का प्रयोग करें, व्यापक पैमाने पर प्रयोग करें, तो इससे हमारी फसल उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अगला जो इसमें पॉइंट है वह है, हमारा जो अगला पॉइंट है वह है उर्वरक का प्रयोग। खादों का अनुप्रयोग। हमारे यहाँ यूरिया पर सब्सिडी दी जाती थी, जिसके कारण बेतहाशा प्रयोग यूरिया का किया जाने लगा। यूरिया का पैदावार बेतहाशा प्रयोग के कारण फसल उत्पादन क्षमता तो नहीं बढ़ी, लेकिन मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई। मिट्टी की उर्वरता में कमी आई तथा लवणता में वृद्धि हुई, जिसके कारण मिट्टी बहुत जगह का अनुर्वर हो गया। इसके कारण खेत बंजर से बनते जा रहे हैं। बेतहाशा रासायनिक खादों का प्रयोग ने भूमि की उर्वरता शक्ति को छिन्न कर दिया। इस कारण जहां हम देखते हैं कि 70 के दशक में कृषि के प्रयोग के कारण 12.4 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता बढ़ा था, वहीं आज वह घटकर 3.7 केजी प्रति हेक्टेयर हो गया, जिसके कारण इसकी उर्वरक का प्रयोग के कारण खेतों की दशा बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई। हम इसलिए इसका संतुलित प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकार का यह निर्णय है कि मृदा हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। मृदा हेल्थ कार्ड जांच करने के बाद ही उसमें किसका प्रयोग करना है, कौन से खेत, उसमें जो सब्सिडी दी जाती थी वह अब एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ सीधे पहले उर्वरकों पर सब्सिडी कंपनी को दी जाने के कारण काफी इसका बेतहाशा होता था। इनका अन्य क्षेत्र में भी कीटनाशी बनाने में या कीटनाशी बनाने में यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग होता था। जब एनडीए की सरकार ने आई तो ये सरकार ने इसकी नीम कोटिंग कर दी। नीम कोटिंग किए जाने के कारण इसकी जो ब्लैक मार्केटिंग थी वह रुक गई और आज एनपीके उर्वरक का इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हम आज तांबा है, जिंक है या अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, यदि इनका प्रयोग हम खेतों में करें तो लगभग 0.3 से 0.6 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। हम अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व तथा जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जाना चाहिए। विभिन्न प्राकृतिक खाद, जैविक उर्वरक या वर्मी कंपोस्ट आदि के प्रयोग के द्वारा हम अपनी कृषि जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। अगला है कीटनाशी का प्रयोग। हमारे यहाँ कीटनाशी का भी धड़ल्ले से प्रयोग हुआ, लेकिन जिस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए, जो वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए, उसका अभाव दिखता है। कीटनाशी का प्रयोग, कीटनाशी के प्रयोग में भी हम काफी पिछड़े हुए हैं। जहां हम देखते हैं कि अमेरिका में 7 केजी प्रति हेक्टेयर, उसी प्रकार देखते हैं जापान में 12 केजी प्रति हेक्टेयर, और वहीं अपने यहाँ यूरोप में 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर, और अपने यहाँ 0.6 केजी प्रति हेक्टेयर
कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, इस उचित मार्गदर्शन नहीं होने के कारण कीटनाशी का प्रयोग किसान नहीं कर पाते और किसानों का 15 से 25% फसल बर्बाद हो जाता है। यदि इन्हें सही ढंग से सहेजा जाए, कीटनाशियों का प्रयोग किया जाए, तो 15 से 25% होने वाले नुकसानों को बचाया जा सकता है। उसी प्रकार हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ा एक वह ऋण का उपलब्धता है। हमारे यहाँ औपचारिक संस्थानों से, औपचारिक स्रोतों से मात्र 40% ऋण मिल पाता है। बाकी 60% किसान अनौपचारिक क्षेत्र से प्रायः गांव के महाजन के हिस्से में फंस जाते हैं। हम प्रायः देखने में यह मिलता है कि किसान आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या का एक मुख्य वजह अनौपचारिक स्रोतों से उनके लिए गए ऋण होता है। जब फसल बर्बाद हो जाती है और वह अनौपचारिक स्रोतों से लिए गए ऋण को वापस नहीं कर पाते, तो किसान के सामने आत्महत्या को छोड़कर दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि प्रत्येक किसान को औपचारिक स्रोतों से ही ऋण उपलब्ध हो सके तथा वह ऋण सस्ते ब्याज पर उपलब्ध हो सके। जब इस व्यवस्था को हम सुनिश्चित कर सकेंगे तो हमारा कृषि उत्पादन बढ़ सकेगा। फिर हम अगले वीडियो में कृषि से संबंधित अन्य जो टॉपिक बचा है उस पर हम लेकर आएंगे। तब तक गुड नाइट, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।